हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम। इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे हम एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस सॉल्व कर रहे हैं फॉर एसएससी सीजीएल मेंस। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज एन इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज पेज द बेस्ट इंटरेस्ट। यानी कि कभी भी आप अपने भविष्य के लिए, फ्यूचर के लिए जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं पढ़ाई में, कुछ ज्ञान अर्जित करने के लिए, तो वो आपके फ्यूचर का सबसे बेस्ट इंटरेस्ट देता है आपको। बिकॉज आपने जो भी पढ़ा है वो आज नहीं तो कल आपके किसी ना किसी काम आएगा। लाइक स्कूल कॉलेजेस में हमने पाइथागोरस थ्योरम या ये सब चीज़ें पढ़ी थी, तो उनका यूज़ कहाँ आता है? जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, अगर हमने उस टाइम पे अच्छे से पढ़ी है तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमें ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ती, वो कंसेप्ट हमारे क्लियर है, राइट। इंग्लिश ग्रामर अच्छे से पढ़ी है तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम सारा का सारा ग्रामर, सारा का सारा वोकैब के ऊपर है। तो आपको एक चीज़ और कम हो जाएगी करने के लिए, ग्रामर करनी नहीं पड़ेगी। अगर आपने स्कूल कॉलेजेस में अच्छे से करी है, वो आपको रिवाइज करके आपका काम चल जाएगा, राइट। उसके बाद आप उसकी प्रैक्टिस करो, वो कैब आप याद करो। तो ये क्या है, आप फ्यूचर के लिए कोई भी इन्वेस्टमेंट, अब कई सारे बच्चे हैं यूट्यूब पे लेक्चर्स देखते हैं पढ़ाई के, तो वो सोचते हैं यार मेरा इतना टाइम वेस्ट हो रहा है, मैं नहीं देखना, या फिर यूट्यूब पे नहीं देखते, या फिर कोई कोर्स खरीदना चाहते हैं। तो कोर्सेज में क्या है, आपको थोड़ा थोड़ा टाइम ज़्यादा देना पड़ता है। 1 घंटे की क्लास है, 1.5 घंटे की क्लास है, वो आपको देने पड़ता है। तो वो बच्चे सोचते हैं यार इतना टाइम वेस्ट होएगा, इससे बड़े तो मैं यूट्यूब से देख के पढ़ लूँगा। यूट्यूब का नुकसान क्या है कि आप एक लेक्चर के बाद, ज़रूरी नहीं है कि एक लेक्चर पढ़ने के बाद आप अपना पढ़ लेंगे। उसके बाद ये हो सकता है पॉसिबिलिटी कि आप जो उसकी यूट्यूब की लूप है, एक के बाद एक देखने वाली, स्पेशली जो शॉर्ट्स वाली लूप है, उसमें फंस जाए और देखते देखते आपके 1 के बजाय 6 घंटे कंज्यूम हो जाए, आपको पता भी नहीं चलेगा, राइट। तो आप अगर किसी अच्छे कोर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो आपके लिए एक इन्वेस्टमेंट है। आप फ्यूचर में, उस फ्यूचर के लिए आपके लिए वो बेनिफिशियल है, राइट। आपके एग्जाम्स के लिए वो आपके लिए ज़रूरी है। तो आप उसको ये ना सोचें कि यार मेरा इतना पैसा वेस्ट हो गया या फिर इसमें मेरा टाइम वेस्ट होएगा। ये सोचने में ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो ये सोच के चलिए कि जो भी मैं आज कर रहा हूँ ये मैं अपने फ्यूचर के लिए एक इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, जिससे कि मुझे अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे, आज नहीं तो अगले साल, बट मुझे रिटर्न्स अच्छे मिलेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब कल के पैसेज में हमने पढ़ा था कि अजीत डोभाल ने चाइनीज़ जो डिप्लोमेट्स हैं उनसे बातचीत करने के लिए उनको बताया कि भाई आपने तो हमारा विश्वास तोड़ा है और हम अब जब तक एलएसी का मुद्दा सॉल्व नहीं होगा आगे बातचीत नहीं करेंगे। रीज़न बीइंग, आप एलएसी को अलग रख के बाकी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करना चाहते हैं तो वो नहीं पॉसिबल है। एलएसी मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो इंडिया चाइना के बीच में है, जिसके ऊपर अभी रिसेंट कुछ सालों में बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट चल रहा है। चाइनीज़ ट्रूप्स वहाँ पे बहुत भारी मात्रा में है, इंडियन और चाइनीज़ ट्रूप्स के बीच में हैंड टू हैंड कॉम्बैट्स के बहुत सारे केसेस सामने आए हैं, राइट। और अरुणाचल में भी वो एक रोड लिंक बनाने की कोशिश कर रहे हैं और अंदर तक, अरुणाचल के अंदर तक आ गए थे चाइनीज़ लोग। तो ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को अगर आप इस तरीके से उल्लंघन करेंगे तो वो उनने, अजीत डोभाल जी ने कहा कि भाई देखो हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे और इस बेसिस पे अब हम आपसे आगे बातचीत तभी करेंगे जब एलएसी का मसला हल होएगा। ठीक है, तो अब उसी के ऊपर आगे आज का पैसेज है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मस्ट ट्रांसपेरेंटली ले आउट द स्टेट ऑफ रिलेशंस विद चाइना। यानी कि इन्होंने सरकार के ऊपर बोला है, सरकार को बोला है कि भाई आप चाइना के साथ करंट क्या स्टेटस है हमारे रिलेशंस का। इंडिया उनसे बातचीत कर रहा है, नहीं कर रहा है, इंडिया उनके साथ कोई टाई कर रहा है, नहीं कर रहा है। ये क्लियर स्टेटस गवर्नमेंट को बहुत ट्रांसपेरेंटली जनता के सामने लाना चाहिए, ये उन्होंने कहा। India and China have once again appeared to walk away from their latest high-level engagement। बोल रहे हैं एक और बार इंडिया और चाइना जो है वो विपरीत हो गए, मतलब अलग हो गए। अब वो लोग बात नहीं करना चाह रहे, तो हाई लेवल की जो मीटिंग्स होनी थी उनसे ये अलग हो गए हैं, अब नहीं करने वाले मीटिंग्स। विद शार्पली डिफरेंट डायग्नोसिस ऑफ व्हाट एल्स देयर रिलेशनशिप, बोल रहे हैं। और दोनों ही देशों ने बहुत ही अलग टिप्पणियां करी हैं, बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स दिए हैं कि उनके बीच के संबंध कैसे हैं उनके बारे में। ठीक है, ड्यूरिंग a meeting earlier this week in Johannesburg between National Security Advisor Ajit Doval and top Chinese diplomat and Politburo member Wang Yi,
बोल रहे हैं जब एक हाई लेवल एक मीटिंग हुई थी, कहाँ पे, जोहानिसबर्ग में, किसके बीच में, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो है हमारे अजीत डोभाल जी, उनके बीच में, और एक बहुत ही टॉप चाइनीज डिप्लोमेट जो कि पोलिट ब्यूरो मेंबर भी हैं, उनके बीच में, और उनका नाम क्या है, वांग यी। फिर इन वांग यी के बारे में आगे बताया गया है, ही हेड्स द कम्युनिस्ट पार्टी सेंट्रल फॉरेन अफेयर्स कमीशन, जो चाइना की रूलिंग पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी, उसका जो सेंटर फॉर फॉरेन अफेयर्स कमीशन है उसको ये हेड करते हैं, यानी कि उसके हेड है, एंड वाज रीअपॉइंटेड फॉरेन मिनिस्टर आफ्टर द सडन रिमूवल ऑफ हिज सक्सेसर किन गांग। और इनके जो पहले थे किन गांग, वो फॉरेन मिनिस्टर थे, उनको अचानक ही उनके पद से हटा दिया गया और उसके बाद में इनको फॉरेन मिनिस्टर अपॉइंट किया गया। Mr. Doval highlighted India's concern about the situation along the line of actual control, जिसमें अजीत डोभाल जी ने कहा कि भाई हम तो LAC के मसले पे चिंतित हैं और LAC हमारा पहले कंसर्न है, पहले वो डील होगा, उसको सुलझाएंगे, उसके बाद बाकी बातचीत करेंगे, ठीक है। जिसके बारे में हमें पता भी है कि हमने कई सारी चाइनीज ऐप्स को बैन कर दिया है, चाइनीज प्रोडक्ट्स के ऊपर बैन लगा रखा है, ठीक है। तो ये चीज़ें क्यों हुई थी, क्योंकि गलवान वैली में और दूसरी जगहों पे इंडिया के साथ में बहुत ज़्यादा वहाँ पे हैंड टू हैंड कॉम्बैट हमारे सोल्जर्स के साथ में, और हमारे जो बाउंड्रीज हैं, इंटरनेशनल बाउंड्रीज, उनका उल्लंघन किया गया था। चाइनाज एक्शन, ही सेड, had eroded the public and political basis of ties। बोल रहे हैं कि इन्होंने कहा, अजीत डोभाल जी ने कहा कि चाइना का जो एक्शन है उसने जो हमारे बीच में, दोनों के बीच में जो संबंध थे, जो विश्वास था, उसको क्षति पहुंचाई है, उसको इरोड कर दिया है। इरोड कर दिया है मतलब नष्ट कर दिया है, खराब कर दिया है, ठीक है। He also stressed the need, उन्होंने इस बात पे भी जोर दिया कि to restore peace and tranquility in the border areas, उन्होंने इस बात पे भी जोर दिया कि हमें बॉर्डर एरिया में शांति स्थापित करने की ज़रूरत है, क्योंकि so as to remove impediments to normalcy in bilateral relations, ताकि जो हमारे द्विपक्षीय रिश्तों में समानता या फिर एकदम नॉर्मल चीज़ आने की जो बात है, उसके बीच में कोई भी रोड़ा ना बन सके। और हमने वही बताया कि सबसे बड़ा मसला ही LAC का है इस वक्त। द चाइनीज रीड आउट इन कॉन्ट्रास्ट, अब चाइनीज की डिप्लोमेट की तरफ से जो बयान दिया गया वो बिल्कुल इससे कॉन्ट्राडिक्टरी था। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा एम्फेसाइज द बिग पिक्चर, उन्होंने बड़ी पिक्चर के ऊपर जोर दिया, यानी कि उन्होंने बोला कि आप LAC मत करे, जो आप ओवरऑल सिनेरियो देखो। भाई LAC अलग मसला है, जो कल के मैंने आर्टिकल में भी आपको बताया था कि उन्होंने बोला कि LAC को आप अलग छोड़ो, हमें ओवरऑल डेवलपमेंट की तरफ देखना चाहिए, ओवरऑल इकोनॉमी की तरफ देखना चाहिए। जिसके में उसने कहा calling for the early return of ties to the track of healthy and stable development। उन्होंने बोला कि भाई हम अच्छे तरीके से हेल्दी वे में क्या करेंगे, वापस से उनने इस बात के लिए जोर दिया कि भाई डिमांड करी कि भाई आप अब इस बात की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि वापस नॉर्मल ट्रैक पर आ जाए और हेल्दी और स्टेबल डेवलपमेंट की तरफ ध्यान दें, सिर्फ LAC मत करे जाओ आप, ये उनका कहना था। It also called on both sides to follow an important consensus that was, it revealed, reached by Prime Minister Narendra Modi and President Xi in Bali last year to stabilize ties। और उन्होंने ये भी कहा कि दोनों पक्षों ने, यानी कि इंडिया और चाइना ने एक समझौता किया है, अग्रीमेंट करा है, मतलब एक बात पे, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर दोनों एक मत हैं, और वो पॉइंट जो है उनके अनुसार कब पहुंचे थे हम उस पॉइंट पे, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रेसिडेंट जी जो हैं वो बाली में मिले थे पिछले साल। तब उनने संधि को और मजबूत करने के लिए, रिश्तों के अंदर सुधार लाने के लिए एक कंसेंसस पे पहुंच पाए थे। ये उन्होंने रिवील करा, जो कि आपको पता है हमारी साइड से तो अभी तक इसके ऊपर कोई भी बयान नहीं आया है, ना हमारे किसी पब्लिक डोमेन में प्रेसिडेंट ने या फिर बीजेपी पार्टी की तरफ से ऐसा कोई बयान आया है। This claimed Bali consensus had not been previously disclosed by either side। वही चीज़ यहाँ पर आ गई कि ये जिसको बोल रहे हैं कि बाली में हम एक कंसेंसस पे पहुंचे थे, ये जो उनके अनुसार जो तथाकथित
कथित बाली कंसेंसस है, ये दोनों ही पक्षों ने इससे पहले तो कभी डिस्क्लोज किया नहीं, इससे पहले तो कभी बताया नहीं. The Ministry of External Affairs, which stated they only exchanged courtesies, has subsequently conceded that they also discussed the need to stabilize bilateral relationship. अब जो Ministry of External Affairs हैं, जिन्होंने पहले ये बताया था कि हमने उस मीटिंग में केवल हाय हेलो हालचाल ही किया था, यही बातचीत हुई थी हमारी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, उन्होंने भी आगे इस बारे में बोला है कि स्वीकार किया है कि वहाँ पे रिश्तों को, द्विपक्षीय रिश्तों को स्टेबलाइज करने की जो अब ज़रूरत है उसके ऊपर ज़रूर बातचीत हुई थी. वेदर और नॉट द लीडर्स एक्सचेंज मोर देन प्लेजेंट्रीज इन बाली. अब बोल रहे हैं कि चाहे वहाँ पे कर्टसीज एक्सचेंज हुई, नॉर्मल हाय हेलो हुआ, चाहे कुछ और हुआ, the contrasting claims from the latest meeting have only reinforced the need for the Modi government to more transparently lay out the state of relations with China. बोल रहे हैं कि चाहे वहाँ पे हाय हेलो हुआ, चाहे राम सलाम हुआ, चाहे जो मर्जी हुआ, लेकिन अब ये जो दोनों स्टेटमेंट्स डिफरेंस आ रहा है, दोनों ही पार्टियों की स्टेटमेंट्स में इतना कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है, इससे हमारे देश की मोदी सरकार के ऊपर बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है कि वो हर एक जो भी उनके साथ में, चाइना के साथ में हमारी स्टेट है, इस वक्त रिलेशन किस स्टेट पर है, क्या हम बातचीत कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उसके बारे में बिल्कुल ट्रांसपेरेंटली एकदम खुलकर सामने आए, जनता के सामने खुलकर अपना पक्ष रखें कि क्या हम आगे क्या एक्शन ले रहे हैं, ले भी रहे हैं नहीं ले रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो सारी डिटेल जनता के सामने उनको खुल के रखनी चाहिए. Opacity and defensiveness have marked the government's responses since tension began in April 2020 to any questions about the border or its broader approach to China. अब बोले जब से ये दोनों देशों के बीच में क्या हुआ है, मतभेद स्टार्ट हुआ है, 2020 अप्रैल से स्टार्ट हुआ है, तब से हमारे देश की जो सरकार है वो क्या है, मतलब वो इतनी क्लियर नहीं है, वो जो भी बातचीत चल रही है वो अंदर अंदर कर रहे हैं, बाहर इतना ज्यादा उजागर नहीं कर रहे, और वो डिफेंसिव है, यानी कि बचाव के पक्ष में है. ठीक है, और क्या है, चाहे वो बॉर्डर के इश्यूज हो या फिर उससे बड़ी अप्रोच हो चाइना से रिलेटेड, चाहे बिजनेस डील्स हो, जो मर्जी भी चीजें हो, पर वो क्या है, चुप चुप गुपचुप तरीके से कर रहे हैं, ज्यादा कुछ उजागर नहीं कर रहे. विच अपीयर्स इंक्रीजिंगली रिफ विद कॉन्ट्राडिक्शंस. और क्योंकि इसको इतना ज़्यादा छुपा के रखा जा रहा है तो अब इसमें और ज़्यादा कॉन्ट्रडिक्शंस बढ़ते जा रहे हैं. ठीक है, क्योंकि कोई बात क्लियरली बताई नहीं जा रही, फिर बाद में दूसरी पार्टी कुछ और बोल रही है, हम कुछ और बोल रहे हैं, तो स्टेटमेंट्स क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं. ओनली दिस वीक द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT राजीव चंद्रशेखर, केवल इसी हफ्ते की बात है जब मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT जो है राजीव चंद्रशेखर told a British newspaper that the government welcomed investment from China. उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट ने चाइना से इन्वेस्टमेंट का स्वागत करा है, जबकि कल के हमने आर्टिकल में पढ़ा था कि चाइना का एक इलेक्ट्रिक व्हीकल का एक ऑफर था $1 बिलियन का, उसको हमने रिजेक्ट कर दिया है, मंजूरी नहीं दी. ट्रेड विद चाइना बूम टू रिकॉर्ड लेवल्स इन 2020 एंड 2021. बोल रहे हैं चाइना के साथ में जो हमारा व्यापार था वो 2020 और 21 के दौरान में सबसे हाईएस्ट स्टेज पर था. ठीक है, बाय इम्पोर्ट्स ऑफ चाइनीज मशीनरी, और इसमें सबसे मुख्य क्या था कि हम चाइनीज मशीनरी का इंपोर्ट कर रहे थे. while at the same time the government has banned more than 200 Chinese apps. और उसी दौरान में क्या हुआ कि हमारी सरकार ने 200 से भी ज़्यादा चाइनीज ऐप्स को बैन कर दिया, इंक्लूडिंग टिकटॉक. Meanwhile, after 18 rounds of talks, there remains little clarity on LAC situation and the continuing ingresses by China in Demchok and Despang. बोल रहे हैं कि और उसी दौरान में हमारे क्या हुआ कि हमने 18 राउंड हुए हमारे बातचीत के सेना अधिकारियों के बीच में आपस में, तो उसमें क्या हुआ उसके ऊपर भी कोई क्लैरिटी नहीं है कि भाई क्या बात करी, कहाँ तक पहुंचा, रेजोल्यूशन हुआ नहीं हुआ. 18 राउंड के बाद में एकदम बस बातचीत बंद हो गई है, जिसमें हमें लग रहा था कि शायद अब आगे कुछ, ये डेड एंड है, इससे आगे कुछ बन नहीं पा रहा, कुछ मसलों पे सहमति हो नहीं पा रही. ठीक है,
तो अब क्या हुआ, देयर रिमेन्स लिटिल क्लैरिटी, बहुत कम क्लैरिटी है एलएसी की सिचुएशन पे, और इस वजह से क्या हो रहा है बार बार, और जो चाइना बार बार डेमचौक और डेस्पांग वाले रीजन्स में हमारे हिंदुस्तान की बाउंड्री के अंदर आ रहा है, वो भी एफर्ट्स जारी हैं, यानी कि वो लोग वो चीजें भी कर रहे हैं। द लास्ट टू रिमेनिंग फ्रिक्शन पॉइंट्स, और ये दोनों ही क्या है, लास्ट टू रिमेनिंग फ्रिक्शन पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर अभी भी गतिरोध जारी है और बातचीत अभी बंद है इनकी वजह से। While the arrangements to set up buffer zones in 5 other points are welcome, बोल रहे हैं जो बाकी 5 दूसरे पॉइंट्स हैं जहां पे फ्रिक्शन था, उन पे तो बफर जोन सेट करने का स्वागत कर लिया गया कि बफर जोन वहां पे सेट कर दिए जाएंगे, इस बात का दोनों पार्टीज ने स्वागत किया। The terms of arrangement and withdrawals by both sides also remain shrouded in secrecy। अब क्योंकि इन दोनों चीजों के ऊपर, जिन जिन पॉइंट्स के ऊपर क्या बोलते एग्रीमेंट था, उनमें किन किन पॉइंट्स को उनने कहाँ पे क्या शर्त रखी, क्या शर्त नहीं मानी गई, क्या शर्त विड्रॉ कर ली गई, ये सारी चीजें क्या है अभी ढक के पर्दे के पीछे रखी गई हैं, सीक्रेट है, ठीक है, जिसकी वजह से मिस्ट्री बढ़ी हुई है। As both sides continue to find a way to stabilize ties and restore peace, the public should be kept informed। अब वो बोल रहे हैं कि सरकार का ये फर्ज है, ठीक है, आप लोग अपनी बातचीत जारी रखो, अपना जो भी आपका पीस करने का तरीका है, जो भी बातचीत कर रहे हैं, कुछ उनकी पॉइंट्स होंगे जिन पे आप अग्री करेंगे, कुछ हमारे पॉइंट्स होंगे जिन पे वो अग्री करेंगे, जो भी आप कर रहे हैं, बट एटलीस्ट जनता को तो बताइए क्या कर रहे हैं आप, है ना, उनको तो पता चले कि हम क्या कर रहे हैं। अब अचानक से हम इतने टाइम से इसी विश्वास में थे कि भाई हमने चाइना के साथ में सारी बिजनेस डील्स बंद कर रखी है, नहीं करे, बट अचानक से हमारे मिनिस्टर ऑफ IT वहाँ पे जाके बोलते हैं कि भाई हम वहाँ से बिजनेस के लिए एक्सेप्टेड है, हमने उनसे के साथ बिजनेस डील्स कर रहे हैं, तो फिर जनता को तो इस चीज में डाउट आएगा ना कि भाई कौन सच बोल रहा है। Relations with India's biggest neighbor are far too important to be conducted in the shadows। बोल रहे हैं कि ये जो हमारा रिश्ता है, हमारे अब चाइना जो है वो सबसे बड़ा देश है, राइट, तो इंडिया का जो सबसे बड़ा पड़ोसी देश है उसके साथ में हमारे संबंध बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, और इतने ज़्यादा ज़रूरी हैं कि अगर हम उनको गुपचुप तरीके से गुप्त रख रहे हैं उसका कोई फ़ायदा नहीं है, उनको शैडो में नहीं रखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो उनको हमें उजागर करके रखना चाहिए कि कैसे संबंध है लोगों के बीच में या हमारे सरकारों के बीच में, ठीक है। चलिए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इसमें 2 स्टेटमेंट्स दिए हैं, A और B, या तो A ट्रू होगा B फॉल्स होगा, या A फॉल्स होगा B ट्रू होगा, या दोनों ट्रू होंगे और दोनों फॉल्स होंगे, ठीक है, कुछ एक अरेंजमेंट बन रहा होगा, हमें वही अरेंजमेंट ढूंढना है कि क्या बन रहा है। ओके, चलिए देखते हैं। सबसे पहला स्टेटमेंट बोल रहा है, द चाइनीज रीड आउट इन कॉन्ट्रास्ट एम्फसाइज द बिग पिक्चर कॉलिंग फॉर द अर्ली रिटर्न ऑफ टाइज टू द ट्रैक ऑफ हेल्दी एंड स्टेबल डेवलपमेंट। ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, चाइना का जो स्टेटमेंट आया है वो तो यही आया है ना, और बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट आया और यही आया है कि भाई हमें जो है बड़ी पिक्चर की तरफ ध्यान देना चाहिए, और हमें इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम अपने रिश्तों को वापस स्टेबल करें और हेल्दी ट्रैक पर लेकर आए, राइट। तो ए स्टेटमेंट तो हमारी होगी ट्रू। दूसरा ऑप्शन स्टेटमेंट है, चाइनाज एक्शंस he said had restored the public and political basis of ties। जबकि हमने पता है कि चाइना के जो एक्शन है उनका, अजीत डोभाल जी का कहना है कि उन्हें इरोड करा है, यानी कि नष्ट करा है, खत्म करा है, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए तो ट्रू है और बी जो है वो फॉल्स है, राइट। तो ए इज ट्रू एंड बी इज फॉल्स, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए, बेस्ड ऑन द गिवन पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इन्फर्ड अबाउट द मीटिंग बिटवीन इंडियाज नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल एंड चाइनीज डिप्लोमेट वांग यी। बोल रहे इन दोनों के बीच की जो मीटिंग है उसका क्या नतीजा निकला, हम ये क्या समझ सकते हैं बेस्ड ऑन पैसेज। पहला है, both India and China left the meeting with unified views on the state of their relations। बिल्कुल गलत है, दोनों ने, इंडिया और चाइना ने मीटिंग छोड़ दी और दोनों का एक ही मत था कि हमारा क्या रिलेशन का स्टेट है, उस पर एक ही मत था, जबकि हमें पता है दोनों ने बिल्कुल ही कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट दी है, ठीक है।
Ajit Doval focused on specific concerns, primarily the situation along the LOC, while Wang Yi emphasized broader relationship development. Option B is correct. हमने बोला कि भाई हमारा मुख्य कंसर्न LAC है, उन्होंने बोला कि भाई आप LAC को छोड़ो, आप ब्रॉडर पर्सपेक्टिव को देखो, राइट? सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. Based on the recent high-level engagement between India and China in Johannesburg, which of the following statements accurately represents the concerns expressed by National Security Advisor Ajit Doval? क्या कंसर्न है अजीत डोभाल जी के? चलिए देखते हैं. मिस्टर डोभाल एम्फसाइज द स्ट्रेंथनिंग ऑफ इकोनॉमिक टाइज विद चाइना, कि उन्होंने इकोनॉमिक संधि मजबूत करने के लिए कहा चाइना के साथ में, तो इनकरेक्ट है. उन्होंने बोला कि LAC पहले सॉल्व करो. मिस्टर डोभाल प्रेज चाइनाज एफर्ट्स इन मेंटेनिंग पीस अलोंग द LAC, बिल्कुल ही इनकरेक्ट. पीस अगर होता है LAC पे तो इतना मतभेद होता ही क्यों, इतना बड़ा आर्टिकल पढ़ना ही नहीं पड़ता. मिस्टर डोभाल highlighted the importance of cultural exchange programs between the two nations. बोल रहे हैं कि दोनों देशों के बीच में कल्चरल तरीके से हमें बहुत ज़्यादा कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम्स चलाने की ज़रूरत है, जो कि बिल्कुल गलत है. इसका अभी कोई लिंक नहीं आ रहा. पहले LAC सॉल्व होएगा, उसके बाद हम बाकी बात करेंगे. Mr. Doval expressed concerns about the situation along the line of actual control and said China's action had eroded the basis of their ties. Option D is absolutely correct. What is the tone of the passage? अब जब भी टोन वाले क्वेश्चन करें पैसेज को पढ़ते वक्त हमें ये लग सकता है कि एक पैसेज की एक से ज़्यादा टोन्स हैं, ठीक है? तो एक से ज़्यादा टोन्स होने पे हमें अपना आंसर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करना है. अब ये जो पैसेज है इसमें टोन क्रिटिकल भी है, इसमें टोन इन्फॉर्मेटिव भी है, इन्फॉर्मेशन भी दी जा रही है बहुत ज़्यादा, ठीक है? इसमें उसके बाद में ये 2-3 टोन्स इसमें बन रही हैं. अब ऑप्शन में देखो, एंथुजियास्टिक यानी कि बहुत ही एक्साइटेड है, एक्साइटेड नहीं है. ऑप्टिमिस्टिक पॉजिटिव है, पॉजिटिव भी नहीं है. क्रिटिकल क्रिटिसाइज बहुत जगहों पे किया गया कि सरकार को क्लैरिटी देने की ज़रूरत है, ऐसे रिश्तों को छुपा के रखने की ज़रूरत नहीं है, इनके बीच में कम्युनिकेशन होना चाहिए, जनता के सामने उजागर करना चाहिए. दोनों के इतने डिफरेंट स्टेटमेंट्स आ रहे हैं तो वो फिर एक तरह से अंधेरे में रखने वाली बात है. तो बहुत क्रिटिसाइज करा है, क्रिटिकल उनका ओपिनियन है, राइट? इनडिफरेंट की कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो बिल्कुल ही गलत है. सो ऑप्शन सी क्रिटिकल इज करेक्ट. Which of the following synonyms best describe the term elusive as used in the title of the passage? अब elusive का मतलब होता है किसी चीज को ढूंढने में डिफिकल्टी फील करना, राइट? जो कि हार्ड टू कैच है या हार्ड टू फाइंड है, राइट? ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी, क्लियर. कंफ्यूजिंग मतलब समझ में नहीं आ रहा, उथल पुथल हो रखी है, कंफ्यूज हो रखा है व्यक्ति, ठीक है? हार्ड टू पिन डाउन यानी कि हार्ड टू फाइंड. सो ऑप्शन सी इज द सिनोनिम फॉर एल्यूसिव. क्लियरली डिफाइंड, एकदम साफ स्पष्ट शब्दों में डिफाइन किया गया, ये भी इनकरेक्ट है. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. Which of the following statements best captures the author's perspective regarding the Modi government's handling of relations with China? यानी कि मोदी सरकार चाइना के साथ में रिलेशंस को किस तरीके से हैंडल कर रही है, इसमें ऑथर का क्या पर्सपेक्टिव है? तो भाई ऑथर ने ये कहा कि भाई आपको चाइना के मसले पे ज़्यादा क्लैरिटी देने की ज़रूरत है हमारी जनता को. आप हर चीज़ छुपा छुपा के कर रहे हैं, वो चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा हमारा पड़ोसी देश है और इसके साथ में जो भी रिश्ते हैं वो ऐसे नहीं है कि छुपा के रखने वाली चीज़ है, राइट? द मोदी गवर्नमेंट्स अप्रोच टुवर्ड्स चाइना इज क्लियर एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, बिल्कुल इनकरेक्ट है. देयर इज अ ग्रोइंग नीड फॉर द मोदी गवर्नमेंट टू प्रोवाइड क्लैरिटी अबाउट इट्स स्टैंड्स, इतना पार्ट तो करेक्ट है. एंड एक्शन विद चाइना, बिल्कुल करेक्ट है, स्पेशली रिलेटेड टू बॉर्डर इश्यूज. ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट. रीअरेंजमेंट का पैराजंबल का क्वेश्चन है. फॉर इंडिया द 1980s रिप्रेजेंट एन इन्फ्लेक्शन पॉइंट व्हेन डेकेडल इकोनॉमिक ग्रोथ रेट्स इंक्रीज सिग्निफिकेंटली. बोल रहे हैं 1980 का जो दशक था वो हिंदुस्तान के लिए कैसा था? वो हिंदुस्तान के लिए एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट था. अब इन्फ्लेक्शन पॉइंट का मतलब होता है एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे आपका ग्राफ एकदम ड्रास्टिकली चेंज हो जाता है, ठीक है? और ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट था जब सदी का, दशक का इकोनॉमिक ग्रोथ रेट्स जो हैं वो इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ था बहुत बड़ी मात्रा में, राइट? पास्ट की बात बता दी. इंडिया
will almost certainly become the third largest. अब ये तो पता नहीं चला कि ये बात हम किस लिए कर रहे हैं, किस कंटेक्स्ट में कर रहे हैं. India will almost certainly become third largest economy in the next few years. Pretty much every projection, domestic or international, comes to the same conclusion. अब बोल रहे हैं कि इंडिया आने वाले अगले कुछ सालों में तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी होगी दुनिया की. ठीक है, और ये हर एक लगभग हर एक प्रोजेक्शन, चाहे डोमेस्टिक हो चाहे इंटरनेशनल हो, कोई भी कंपनी है जो डेटा को, इकोनॉमीज को एनालिसिस करती है, समझती है, पढ़ती है, प्रेडिक्ट करती है, वो सभी यही कह रहे हैं कि आने वाले कुछ सालों में इंडिया जो है थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनकर सामने आएगा. राइट. अब ये जो हमारा ऑप्शन हो गया क्यू, ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट हो सकता है. रीजन बीइंग कि इसमें एक भूमिका बता दी गई कि हम बात कर रहे हैं इंडिया के थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने के, यानी कि इंडिया के डेवलपमेंट की बात की जा रही है. राइट. अब चलिए हमारे ऑप्शंस देखते हैं. ऑप्शंस में देखो सारे ही जो ऑप्शंस हैं वो क्यू से स्टार्ट है, तो इसका मतलब हो गया कि हमारा क्यू फर्स्ट स्टेटमेंट है. ओके, चलिए अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं. द बिगर पॉइंट, यानी कि जो बड़ा पॉइंट है इन पीएम्स रिमार्क्स ऑन इंडियाज इकोनॉमिक साइज वाज दैट ही हाईलाइटेड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल टू गारंटी इंडियाज वेल बीइंग एंड स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस. यानी कि जो पीएम मोदी जी की स्टेटमेंट आई है, रिमार्क आया है, उसका जो एक बहुत बड़ा पॉइंट है वो ये है इंडिया की इकोनॉमिक साइज के ऊपर, वो ये है कि उन्होंने हाईलाइट करा जो सबसे इम्पॉर्टेंट टूल है जिसकी वजह से इंडिया की वेलबींग और स्ट्रैटेजिक इन्फ्लुएंस की गारंटी दी जाती है. वो क्या है? द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड कंसिक्वेंट इकोनॉमिक साइज प्रोवाइड बोथ सिटीजनरी एंड गवर्नमेंट्स विद अपॉर्चुनिटीज टू चेंज थिंग्स फॉर बेटर. यानी कि वो ये है कि जो जिस रेट से इकोनॉमिक ग्रोथ होएगा और उसके बाद जो इकोनॉमिक साइज हमारा डेवलप होएगा, इससे देश की जनता और सरकार दोनों को ही अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि वो चीज़ों को बेहतर के लिए चेंज कर सके. तो ये हमारा अब सेकंड स्टेटमेंट हो जाएगा, क्योंकि ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है जिसमें बताया गया कि इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाला है, उसी का ये कंटिन्यूएशन पॉइंट है, उसी का ये बड़ा ऑब्जेक्टिव दिखा रहा है, बड़ा थोड़ा विस्तार बता रहा है कि भाई क्या क्या हो सकता है इससे. अगर हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ, हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाते हैं तो उससे क्या प्रभाव पड़ेगा. राइट. द आउटकम ऑफ 4 decades ऑफ ब्रिस्क ग्रोथ बाय ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हैज pulled millions out of poverty and allowed governments to use the domestic market size as strategic tool. बोल रहे हैं कि पिछले 4 दशकों का जो थोड़ा ब्रिस्क कंटिन्यूस ग्रोथ का जो आउटकम आया है वो बाय ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के अनुसार हैज पुल्ड मिलियंस लोगों को उन्हें पावर्टी, गरीबी रेखा से ऊपर निकाला है, यानी गरीबी रेखा से खींच के बाहर किया है. एंड अलाउड गवर्नमेंट्स टू यूज द डोमेस्टिक मार्केट साइज एज अ स्ट्रेटेजिक टूल. और सरकारों को ये, गवर्नमेंट्स को ये आज़ादी मिल गई कि वो डोमेस्टिक मार्केट का जो साइज है उसको एक स्ट्रेटेजिक टूल की तरह इस्तेमाल कर सके. तो देखो फर्स्ट और सेकंड तो हमें पता चल गया. अब हमें पता चल गया कि आर जो है वो हमारा सेकंड स्टेटमेंट है. तो आर, क्यू के बाद आर ए में है और क्यू के बाद आर सी में है. ठीक है, यानी कि बी और डी हमारा हट गया, एलिमिनेट हो गया. राइट. इसके बाद चलते हैं थर्ड स्टेटमेंट की तरफ. तो थर्ड स्टेटमेंट क्या होएगा? वो स्टेटमेंट जहाँ पे 1980 का जिक्र किया गया और बताया गया कि तब से हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होना स्टार्ट हुई है. ठीक है, तो ये हो गया सेकंड. इसी बात को कंफर्म करते हुए बोला कि तब से लेके अब तक 4 दशक बीत चुके हैं और इन 4 दशकों में जो इंडिया का इकोनॉमी है उसने कई सारे लोगों को गरीबी रेखा से बाहर आने में मदद करी है और हमारी सरकार को ये आज़ादी दी है कि हम डोमेस्टिक मार्केट के साइज को एक स्ट्रैटेजिक टूल की तरह इस्तेमाल कर सकें. ठीक है, तो ये हो गया 4. तो हमारा अरेंजमेंट बन रहा है क्यू आर पी एस. क्यू आर पी एस, ऑप्शन सी इज करेक्ट. एंटोनिम बताना है. हर एलोक्वेंट स्पीच कैप्टिवेटेड द ऑडियंस एंड लेफ्ट देम इन ऑ. अब लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया और उनको
में डाल दिया, मतलब अचंभे में डाल दिया उनको, ठीक है, तो वो किससे होगा? एलोक्वेंट मतलब क्या होगा इसके अनुरूप? इसके अनुसार एलोक्वेंट मतलब होगा बहुत ही प्रभावशाली, आर्टिकुलेटेड, एक्सप्रेसिव, ठीक है, परसुएसिव, यानी कि बहुत ही प्रभावशाली। अब इसका एंटोनिम बताना है, तो देखो आर्टिकुलेट तो इसका सिनोनिम हो गया, परसुएसिव भी सिनोनिम हो गया, एक्सप्रेसिव भी। केवल एक बचा इनआर्टिकुलेट, जिसका मतलब होता है बिल्कुल भी प्रभावशाली नहीं होना, अनफ्लैटरी, अनइंटेलिजेंट। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। Rajasthan Assembly on Monday passed a bill that seeks to introduce social security measures for online platform based gig workers। अब ये जो हमारा स्टेटमेंट स्टार्ट हो रहा है, राजस्थान असेंबली में एक कुछ बिल पास किया गया, ठीक है, ये ओपनिंग स्टेटमेंट हो सकता है। अब चलिए देखते हैं क्यू स्टेटमेंट को। द प्रपोज्ड लॉ, कौन सा लॉ? वो लॉ जिसके बारे में पहले बात की गई है, राइट, द प्रपोज्ड लॉ, ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं हो सकता। इट्स हाईलाइट, किसकी हाईलाइट? किसी चीज का पहले जिक्र हुआ होगा, उसकी हाईलाइट की बात कर रहे हैं, तो ये भी हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं हो सकता। एंड एम्प्लॉयर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर दिस स्कीम, कौन सी स्कीम? वो स्कीम जिसके बारे में पहले बात हुई है, तो ये भी हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं हो सकता, यानी कि फॉर श्योर हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? पी। अब देखो सभी ऑप्शंस में पी ही फर्स्ट स्टेटमेंट है, तो ज़्यादा कुछ हेल्प तो मिली नहीं। अब चलते हैं आगे बढ़ते हैं। ये तो पता चल गया कि राजस्थान असेंबली में मंडे को एक बिल पास हुआ जिसका टू इंट्रोड्यूस, जो कि सोशल सिक्योरिटी मेजर्स लेकर आने वाला है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वर्कर्स जो हैं, जिग वर्कर्स जिनको बोला जाता है, उनके लिए। द प्रपोज्ड लॉ allows for a welfare fund to be collected as percentage of the value of transactions related to a gig worker। ठीक है, कि ये जो लॉ है इसमें कुछ परसेंटेज जो है वो कलेक्ट किया जाएगा वेलफेयर फंड के रूप में, ताकि जिग वर्कर्स की ट्रांजैक्शन, वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू जिग वर्कर, यानी कि जो भी अमाउंट उनके साथ में ट्रांजैक्ट की जाएगी, लेन देन होगा, उस वैल्यू के रूप में, उस वैल्यू की कुछ परसेंटेज के रूप में वेलफेयर फंड के तौर पे कलेक्ट किया जाएगा। इट्स हाइलाइट्स, अब किसकी हाइलाइट्स? जो राजस्थान गवर्नमेंट ने बिल पास किया था उसकी हाइलाइट्स की बात की जा रही है, राइट। तो ये हमारा हो गया सेकेंड स्टेटमेंट कि इट्स हाइलाइट्स आर दैट इट एम्स टू बैलेंस एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल ऑफ जिग वर्क with measures to mitigate the harsh conditions of work, यानी कि जो उनका एम्प्लॉयमेंट है जिग वर्कर्स का और जो वो एनवायरनमेंट है उसको क्या करे, उसको समरूप लेकर आए जो हार्श कंडीशंस हैं इस वर्क की, उसके, राइट। द फ्रेमवर्क टू रियलाइज दिस एम इज थ्रू द क्रिएशन ऑफ वेलफेयर बोर्ड। अब यहाँ पे वेलफेयर बोर्ड का इंट्रोडक्शन पहली बार हुआ है कि वेलफेयर बोर्ड बनाया जाए, इस फ्रेमवर्क को अगर हमने लागू करना है तो वेलफेयर बोर्ड बनाया जाए। तो हमें पता चल गया क्यू और आर में से कौन सा पहला आएगा, तो हमें पता चल गया पहले आएगा आर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बताया गया कि ये वेलफेयर फंड्स जो है वो कलेक्ट कहाँ से किए जाएंगे, ठीक है, और क्यू में बताया गया, और आर में वेलफेयर बोर्ड को पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया जो वेलफेयर फंड्स कलेक्ट करेगा। तो यानी कि आर पहले आएगा और क्यू बाद में आएगा। आ गया समझ में? अब देखो यहाँ पे आर पहले क्यू बाद में, इसमें आर पहले क्यू बाद में, इसमें आर पहले क्यू बाद में, इसमें आर पहले क्यू बाद में। ए हटा दो, ए नहीं आएगा, राइट। और हमें ये भी पता चल गया कि आर जो है वो हमारा सेकंड स्टेटमेंट है, ठीक है। तो आर पहले आ गया, क्यू बाद में। आर सेकंड स्टेटमेंट कहाँ है? इसमें आर सेकंड स्टेटमेंट है, इसमें आर सेकंड स्टेटमेंट है, बी भी हट गया। An employer's responsibility under the scheme is mostly limited to ensure the welfare fee is charged on transaction। यानी कि जो एम्प्लॉयर है, जॉब देने वाला है व्यक्ति, उसकी जिम्मेदारी केवल और केवल इतनी है कि वो वेलफेयर फी जो ट्रांजैक्शन पे चार्ज की जा रही है वो मेक श्योर करे कि वो वेलफेयर फी वसूली जाए, ठीक है, वो ज़रूरी तौर पे चार्ज की जा रही हो, राइट। ये उनकी केवल जिम्मेदारी है। तो यानी कि ये एक एंड स्टेटमेंट है कि मुख्य स्कीम बता दी गई और उसमें एम्प्लॉयर्स का क्या रोल है वो बताया गया लास्ट में, कि एम्प्लॉयर्स का कुछ ज़्यादा काम नहीं है, उनको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, उनको बस इतना मेक श्योर करना है कि उनकी हर ट्रांजैक्शन के ऊपर फ़ी कट रही हो, चार्ज की जा रही हो, ठीक है।
ये बोला गया। तो एस तो हमारा आ जाएगा लास्ट स्टेटमेंट। अब देखो एस लास्ट में कहाँ है, केवल डी में है एस लास्ट में, तो यानी कि पी आर क्यू एस, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये हमारा करेक्ट अरेंजमेंट है। मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम बताना है बेनेवलेंट का। बेनेवलेंट का मतलब होता है बहुत ही दयालु, उदार, राइट। ये होता है बेनेवलेंट का मतलब। अब द बेनेवलेंट किंग वॉज नोन फॉर हिज जेनरोसिटी एंड काइंडनेस टुवर्ड्स हिज सब्जेक्ट्स। बोल रहे हैं जो इतना दयालु, इतना काइंड, इतना कंपैशनेट, इतना जनरस जो किंग था, वो अपनी जेनरोसिटी के लिए, दयालुता के लिए, उदारता के लिए, काइंडनेस के लिए जाना जाता था अपने सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, उनके जो राज्य के निवासी होते हैं, ठीक है, राजा होते हैं उसकी प्रजा, तो प्रजा के साथ में बहुत ही जनरस और काइंड बिहेवियर के लिए वो जाना जाता था। तो इसका एंटोनिम बताना है। तो मेलेवलेंट का मतलब क्या होता है? मेलेवलेंट का मतलब होता है इविल, दुष्ट, ठीक है। मैग्नानिमस का मतलब होता है उदार, बिग हार्टेड। एमिकेबल का मतलब भी होता है फ्रेंडली, सौहार्दपूर्ण। और एल्ट्रिस्टिक का मतलब होता है सेल्फलेस व्यक्ति, ठीक है, परोपकारी व्यक्ति। तो ये जो तीनों है ये काइंड ऑफ सिनोनिम है बेनेवलेंट के। ऑप्शन ए मेलेवलेंट इज करेक्ट, जिसका मतलब होता है द्वेषपूर्ण, हॉस्टाइल या गलत व्यक्ति। एक्टिव पैसिव में कन्वर्जन देखना है। डेनियल एंड मैरी इनवाइटेड अस टू देयर वेडिंग। अब डेनियल और मैरी ने हमें उनकी शादी में बुलाया, तो उनकी शादी हो चुकी है, पास्ट की घटना है, उन्होंने हमें अपनी शादी में बुलाया। तो अस की बजाय क्या हो जाएगा? वी, और क्या बुलाया, उस टाइम बुलाया था, वी वर इनवाइटेड टू डेनियल एंड मैरीज वेडिंग, ठीक है। तो वी हैव बीन इनकरेक्ट है। We were invited to Daniel and Mary's wedding. Option B is correct. The new regulations were intended to dash the previous loopholes and create more equitable system. यानी कि जो नए नियम लागू किए गए उनका पर्पस ये था कि जो पिछले नियम हैं उनके जो लूप होल्स हैं, अब लूप होल्स को क्या किया जाएगा? कम किया जाएगा या बढ़ाया जाएगा? ऑब्वियस सी बात है, कम किया जाएगा लूप होल्स को, या खत्म किया जाएगा, बढ़ाया तो नहीं जाएगा ना। जिसमें त्रुटियां हैं और लोग बच के निकल सकते हैं कुछ लूप होल्स का इस्तेमाल करके, उनको बढ़ाया तो नहीं जाएगा, कम किया जाएगा, राइट। तो पिछली जो भी रेगुलेशंस थे उसमें जो भी लूप होल्स थे उनको कम करने का इसका मकसद था, एंड क्रिएट अ मोर इक्विटेबल सिस्टम, और बहुत अच्छा इक्विटेबल सिस्टम बनाया जाए, राइट। तो पहला देखते हैं एक्सटिरपेट। एक्सटिरपेट का मतलब होता है किसी चीज को एलिमिनेट करना, एराडिकेट करना। तो जाहिर सी बात है जो पिछले रूल्स एंड रेगुलेशंस थे उनके लूप होल्स से उनको एराडिकेट करना ही इसका पर्पस होएगा, राइट। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो सकता है। एक्सेसरबेट का मतलब होता है बिगाड़ देना, किसी चीज को खराब कर देना, और ज्यादा चीजों को खराब कर देना। तो यहाँ पे और ज्यादा लूप होल्स को खराब करने की तो बात नहीं हो रही होगी। प्रोमलगेट का मतलब होता है घोषणा करना किसी चीज की, और ऑब्फस्केट का मतलब होता है किसी चीज को अस्पष्ट रूप से कहना या करना। तो यहाँ पे ऑप्शन ए एक्सटिरपेट इज करेक्ट। द मूव एंड अदर्स टू फॉलो। अब द मूव बोला जा रहा है, तो द मूव का मतलब कोई ऐसा मूव जिसके बारे में पहले बातचीत की गई होगी, तो ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं हो सकता, ओके। हिज क्रिटिक्स, अब हम स्टेटमेंट्स बाद में पढ़ते हैं, पहले फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट या कुछ लिंक बनाने की कोशिश करते हैं, या फर्स्ट स्टेटमेंट ढूंढने की कोशिश करते हैं। हिज क्रिटिक्स, किसके क्रिटिक्स? कोई ऐसी चीज जिसके बारे में, मतलब हिज क्रिटिक्स मतलब पहले नाउन आना चाहिए तभी हिज प्रोनाउन आएगा, राइट। तो इसका नाउन हमें पहले ढूंढना होगा, वही फर्स्ट स्टेटमेंट होगा। तो यानी कि क्यू भी हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं हो सकता। थर्ड है डिस्पाइट मंथ्स ऑफ मैसिव प्रोटेस्ट Israel's far-right government passed the first bill of a judicial overhaul package limiting the powers of its, अब ये इनकम्प्लीट है, किसकी पावर्स, ठीक है, बोल रहे हैं हालांकि महीनों तक बहुत भारी भरकम प्रोटेस्ट होता रहा, फिर भी इजराइल की जो फार राइट गवर्नमेंट है उन्होंने पहला बिल जो है जुडिशियल ओवरऑल पैकेज का, जो कि लिमिट करता है पावर्स उनकी किसकी, इट्स। तो ये हमें पता चल गया कि हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है, राइट।
इट्स सुप्रीम कोर्ट टू ओवररूल गवर्नमेंट्स डिसीजन इन डीम्स अनरीजनेबल, इट डीम्स अनरीजनेबल, कि क्या करेगा और पावर लिमिट कर देगा किसकी, सुप्रीम कोर्ट की, जो उसके पास में ये पावर है कि वो सरकार के किसी भी डिसीजन को जो उन्हें अनरीजनेबल लगे उसको वो ओवररूल कर सकते हैं, खारिज कर सकते हैं। तो अब देखो आर हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है, तो ऑप्शन ए और बी में ही केवल आर फर्स्ट आ रहा है, सी और डी में तो नहीं आ रहा, तो सी और डी तो एलिमिनेट हो गए। अब हमारे आंसर्स बच गए 2 तक। अब हमें ये पता चल गया कि जो एस स्टेटमेंट है वो आर स्टेटमेंट को कंप्लीट करता है, यानी कि आर के बाद में एस आएगा। तो ए में भी आर के बाद एस है और बी में भी आर के बाद एस है, तो यानी कि ज्यादा हेल्प मिली नहीं। अब हमें देखना है क्यू और पी में पहले कौन आएगा। तो देखो हमें क्यू में चाहिए हिज क्रिटिक, हिज क्रिटिक यानी कि हमें इसका नाउन चाहिए, तो हमें ना तो नाउन आर में मिला ना नाउन हमें एस में मिला, क्योंकि किसके क्रिटिक, तो वो नाउन हम ढूंढते हैं पी में कि ये जो मूव है और ऐसे ही जो और आने वाले मूव्स हैं हैज बीन टॉटेड बाय पीएम बेंजामिन नेतान्याहू एज एन एफर्ट टू रीबैलेंस द वेरियस आर्म्स ऑफ द इजरायली स्टेट एंड टेक बैक पावर्स फॉर द गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट। बोल रहे हैं कि ये जो मूव है और आगे आने वाले जो और मूव्स हैं ये पीएम बेंजामिन नेतान्याहू द्वारा लिए गए और ये एक एफर्ट है ताकि जो अलग अलग इजराइल के स्टेट्स में जो आर्म्स हैं, आर्म फोर्सेस हैं या फिर विद्रोही हैं, उनको क्या किया जाए, रीबैलेंस किया जा सके एंड टेक बैक पावर्स, और उनसे वापस पावर्स लेके गवर्नमेंट और पार्लियामेंट के हाथों में सौंप दी जाए। ठीक है, ये हो गया पी स्टेटमेंट, यानी कि पी आ जाएगा पहले क्योंकि यहाँ पे बेंजामिन नेतान्याहू के बारे में बात की गई जो कि ऑब्वियसली हमारा हिज क्रिटिक का प्रोनाउन का नाउन बन रहा है। सो हमें पता चल गया कि फर्स्ट स्टेटमेंट आर है, उसके बाद एस है, उसके बाद पी और क्यू, ये हमारा अरेंजमेंट बन रहा है आर एस पी क्यू। ऑप्शन बी इज करेक्ट। हमें करेक्ट कोलोकेशन फाइंड आउट करनी है। She is always eager to dash new challenges in her career. वो हमेशा अपने करियर में चैलेंजेस को क्या करती है, एक्सेप्ट करती है, टेक ओवर करती है, टेक ऑन यानी कि लेती है, क्या करती है। पहला अरेंजमेंट है टेक डाउन। टेक डाउन का मतलब होता है किसी चीज को नष्ट कर देना। ठीक है, टेक ओवर, टेक ओवर का मतलब होता है किसी का पदभार संभालना या किसी दफ्तर की जिम्मेदारी संभालना, वो क्या हो गया, टेक ओवर। टेक ओवर मतलब कोई पदभार संभालना। टेक ऑन मतलब कोई भी चुनौती एक्सेप्ट करना, तैयार रहना, तत्पर रहना। और टेक बैक का मतलब होता है वापस लेना। सो ऑप्शन सी टेक ऑन इज करेक्ट। बोल रहे हैं बट even among those who have heard of this ban, heeding it has been patchy. बोल रहे हैं जिन लोगों ने इस बैन के बारे में सुना भी हुआ है उनके लिए भी इसको मानना, स्वीकार करना वो थोड़ा अस्पष्ट है, अनक्लियर है या फिर इजी नहीं है। तो दिस बैन बोला जा रहा है। तो दिस बैन मतलब कोई बैन जिसके बारे में पहले बात की गई होगी, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट तो नहीं होगा, राइट। यानी कि जहां पे भी पी से फर्स्ट स्टेटमेंट है उसको हटा दो, पी से कहीं भी नहीं है। क्यू से फर्स्ट स्टेटमेंट है जो कि आगे देखते हैं, गुड इंटेंशंस कैन ओनली टेक एनीबडी सो फार। अच्छे इरादे से ही कोई व्यक्ति इतनी दूर आ सकता है। ठीक है, अब कितनी दूर आ सकता है। द स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड दैट हार्डली कवर्ड देमसेल्व्स इन ग्लोरी व्हेन इट कम्स टू एनफोर्सिंग अदर एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स। बोल रहे हैं जो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स हैं जो कि खुद के लिए इतना अच्छी बात या इतना ग्लोरीफाई नहीं कर सकते अपने आप को जब बात आती है दूसरे एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स को एनफोर्स करने की, लागू करने की। डिड नॉट स्वेट ओवर दिस वन आइदर। और फिर ये जो है जिसके बारे में यहाँ पे जिक्र किया जा रहा है उसके बारे में भी ये लोगों ने इतना ज़्यादा कोई गौर नहीं करा, इतना ज़्यादा कोई पसीना नहीं बहाया। तो अगेन दिस, अब दिस का जो मेन वर्ब या मेन जो चीज़ है वो यहाँ पे नहीं मिल रहा फिर से, राइट। सम स्टेट गवर्नमेंट्स डू टेक द इशू सीरियसली। कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स हैं जो इस इशू को सीरियसली लेती हैं, राइट।
It's been over a year since the Union Environment Ministry notified rules to prohibit the manufacture, import, stocking, distribution, sale and use of several single-use plastic items. बोल रहे हैं लगभग 1 साल हो गया है जब से यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने एक नोटिफिकेशन रूल निकाला था जिसके तहत सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम्स का मैन्युफैक्चर करना, इंपोर्ट करना, स्टॉक करना, डिस्ट्रीब्यूशन करना, सेल करना एंड इवन यूज करना भी बैन कर दिया गया है. द लिस्ट ऑफ आइटम्स वॉज सेंसिबल इन सो फार एज देयर हाई लिटरिंग पोटेंशियल वॉज कंसर्न्ड. अब ये जो नई बैन लगाया, इसमें जो लिस्ट आइटम्स की दी गई वो बहुत ही समझदारी से दी गई. ठीक है, अच्छी लिस्ट थी क्योंकि इन चीज़ों के इतना पोटेंशियल है. एक बार यूज़ करके थ्रो करेंगे, उससे क्या होगा, एनवायरनमेंट पोल्यूशन बढ़ेगा, राइट. तो हमें ये पता चल गया कि ये हमारा सेकंड स्टेटमेंट है. और ये सेकंड स्टेटमेंट क्यों है? क्योंकि इसमें जिक्र किया गया उस बैन के बारे में जो लगाया गया है. और किसके द्वारा लगाया गया है? एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री द्वारा. तो क्यू हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट, एस हमारा सेकंड स्टेटमेंट. कहाँ आ रहा है? क्यू एस इसमें आ रहा है और इसमें आ रहा है, यानी कि बी और डी हट गए, राइट. इसके बाद में अब बात हुई थी बैन की, तो बोला कि कुछ लोगों ने, अगर ये बैन के बारे में पता भी है तो भी उनके पास में इसको मानना मुश्किल है. क्यों मुश्किल है? मैगी के पैकेट कंज्यूम होते ही हैं. ठीक है, सिंगल यूज़ प्लास्टिक के, एक बार मैगी का पैकेट यूज़ हुआ गया. मिल्क प्रोडक्ट्स के पैकेट्स एक बार यूज़ हुए गए. सिंगल यूज़ प्लास्टिक के गुटखा, चैनी, तम्बाकू, सिगरेट, ये सब क्या है? सिंगल यूज़ चीज़ें हैं. एक बार यूज़ किया गया, उसके बाद गया. ठीक है, हमारे किसी काम का नहीं रहता, दोबारा काम आता नहीं अगर डस्टबिन में डाल दिया तो. अब इंडिया में इतना ज़्यादा अवेयरनेस भी नहीं है और दूसरा चीज़ इतना लेवल पे एफर्ट्स भी नहीं किए जाते कि रीयूजेबल प्लास्टिक को या रीयूजेबल चीज़ों को अलग से रखी जाए. कूड़े वाली गाड़ियाँ सबके लोग जगहों पे अब सब सिटीज़ में आ रही हैं. ठीक है, तो कितने लोगों ने देखा है वो कूड़े वाले जो कंटेनर है वो दोनों अलग अलग पार्टीशंस में हों और दोनों अलग अलग कचरा लेकर जा रहे हो? नहीं होता ना, राइट. तो वो सिंगल यूज ही प्लास्टिक हो गया. तो ये हो गया हमारा थर्ड स्टेटमेंट, राइट. और लास्ट स्टेटमेंट हो गया कि स्टेट गवर्नमेंट्स भी इसके ऊपर कुछ ज़्यादा एक्शन नहीं ले रही. ये हो गया फोर्थ. तो अरेंजमेंट हमारा बन रहा है क्यू एस पी आर. क्यू एस पी आर कहाँ है? क्यू एस पी आर ऑप्शन ए इज करेक्ट. The Merriam-Webster dictionary's word of the year based in part on what people searched for the most. बोल रहे हैं मरियम वेबस्टर एक डिक्शनरी है, पता है सब लोगों को. जिनको नहीं पता, जैसे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है वैसे ही एक मरियम वेबस्टर डिक्शनरी है. ठीक है, अब बोल रहे हैं इसमें एक हर साल एक निकाला जाता है वर्ड ऑफ द ईयर. बोल रहे हैं और इस वर्ड ऑफ द ईयर को सिलेक्ट करने का क्राइटेरिया क्या है कि सबसे ज़्यादा सर्च किया जाने वाला शब्द कौन सा है, वो बन जाता है वर्ड ऑफ द ईयर. सम वुड आर्ग्यू, जिसके ऊपर कुछ लोग तर्क वितर्क भी करते हैं. और इस साल वो क्या है? वो मिलेनिया वर्ड से रेलेवेंट कोई वर्ड है, मिलेनिया वर्ड से मिलता जुलता कोई वर्ड है. ठीक है, ये हो गया. तो ये हमारे फर्स्ट स्टेटमेंट भी हो गया क्योंकि इसमें बताया जा रहा है कि मरियम वेबस्टर डिक्शनरी जो है एक वर्ड ऑफ द ईयर बताती है और हमें पता चल गया कि वर्ड ऑफ द ईयर जो चुना गया है उसी के बारे में आगे चर्चा होनी है. ठीक है, एन अनफेथफुल पार्टनर में फॉर एग्जाम्पल इंसिस्ट दैट देयर इज नो चेंज इन हर बिहेवियर. यानी कि कोई अनलॉयल या फिर झूठा कोई पार्टनर होएगा, अनफेथफुल पार्टनर होएगा, उदाहरण के तौर पे वो इस बात पे जोर दे सकता है कि उसके व्यवहार में कोई भी चेंज नहीं आया और जो सामने वाला व्यक्ति उसके ऊपर शक कर रहा है वो केवल और केवल इसलिए है क्योंकि वो इरैशनल जेलसी का शिकार है, इसलिए. बट गैस लाइटिंग हैज़ गेन्ड करेंसी इन रिसेंट ईयर्स. अब ये बात आ गई, फर्स्ट पी जो था इसमें बोला गया कि वो रेलेवेंट है मिलेनिया वर्ड से, लेकिन गैस लाइटिंग जो है वो पिछले कुछ टाइम में, रिसेंट टाइम्स में उसने बहुत ज़्यादा पकड़ बना ली है. फर्स्ट एज अ वे टू डिस्क्राइब द सटल वेज इन विच पीपल इन रिलेशनशिप्स रोमांटिक एंड फेमिलियल मिसलीड अदर्स फॉर देयर ओन एडवांटेज. पहला क्या है? पहला ये है कि ये
वो तरीके डिस्क्राइब करता है जिस तरीके से कोई भी व्यक्ति अपने रिलेशनशिप्स में, चाहे वो रोमांटिक रिलेशंस हो चाहे फैमिली रिलेशनशिप्स हो, उसमें दूसरे व्यक्ति को मिसलीड कर सकता है और उनका अपने अनुसार इस्तेमाल कर सकता है, राइट। तो ये हो गया सेकंड स्टेटमेंट। थर्ड स्टेटमेंट हमारा आ रहा है क्यू स्टेटमेंट, जिसमें बोला जाता है कि कोई ये उसी का ही दूसरा मीनिंग बता रहे हैं, किसका, गैस लाइटिंग वर्ड का, कि जो पार्टनर है, अनफेथफुल पार्टनर है, वो उदाहरण के तौर पे इस बात पे जोर दे सकता है, राइट। तो ये हो गया थर्ड पॉइंट। और फाइनल पॉइंट हमारा आ गया कि 2022 में एक्ट्स ऑफ अंडरमाइनिंग एंड लाइंग आर द गैंटम ऑफ प्रोपोर्शंस। बोल रहे हैं 2022 में ये तो झूठ बोलने के, चीज़ों को मैनिपुलेट करने के ये जो इंसिडेंट्स हैं ये बहुत भारी मात्रा में हो रहे हैं। तो ये फाइनल हमारा यानी कि एक कंक्लूजन आ गया कि 2022 में भाई इस बारे में बात करने की ज़रूरत क्यों है, गैस लाइटिंग को वर्ड ऑफ द ईयर देने की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि 2022 में इसके ऊपर बहुत ज़्यादा चुनौतियां बढ़ गई हैं। तो हमें पता चल गया हमारा ऑप्शन क्या बन रहा है, PRQS, option A is correct. In the run-up to the Monetary Policy Committee's April meeting, there was discussion and debate over the committee's members' course of action. बोल रहे हैं अब जैसे जैसे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग अप्रैल महीने में होने वाले जो उनकी मीटिंग है वो पास आ रही है, तो इस बात पे डिस्कशन और डिबेट की कमेटी के मेंबर्स का कोर्स ऑफ एक्शन वो भी बढ़ गया है। अनसर्टेनिटी ओवर पॉलिसी स्टेम्ड डैश टू फैक्टर्स। बोल रहे हैं अब इस पॉलिसी के ऊपर जो अनसर्टेनिटी है वो दो फैक्टर्स की वजह से आई है। वो कौन से हैं दो फैक्टर्स? पहला है 1 growing dash within the committee on the issue of raising interest rates further even as inflationary pressures persist। कि दो इनमें क्या हो रहा है, मतभेद बढ़ रहा है या फिर एग्रीमेंट हो रहा है कि जो अगर हम इंटरेस्ट रेट्स को और ज़्यादा बढ़ाते हैं, चाहे उसका रीज़न ये हो कि इन्फ्लेशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है या फिर वो अभी भी लगातार बना हुआ है, तो हमें अगर इसका रीज़न मतलब एक बता रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के ऊपर या तो सहमति नहीं बन पा रही या बन गई हुई। एंड 2 concerns over financial stability gaining ground over the past few weeks। और बोल रहे हैं कि जो 2 concerns हैं, वो दूसरा कंसर्न क्या है, वो ये है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है वो अब एक ग्राउंड रियलिटी या फिर लोगों में आम बात हो गई है करने के लिए कि भाई हमें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए फॉलोइंग द कोलैप्स ऑफ बैंक्स इन यूएस एंड यूरोप। और इसके बारे में हाल फिलहाल में ज़्यादा चर्चा हो रही है। क्यों? क्योंकि यूएस और यूरोप में कुछ बैंक्स जो हैं वो दिवालिया हो चुके हैं या फिर कोलैप्स, गिरने की कगार पे खड़े हो चुके हैं। अगेंस्ट दिस बैकड्रॉप और इस सब के बावजूद ऑन थर्सडे द एमपीसी वोटेड डैश टू कीप पॉलिसी रेपो रेट्स अनचेंज्ड एट 6.5%। बोल रहे हैं तो इसमें क्या हुआ है, एमपीसी ने क्या किया, उन्होंने इस बात पे वोटिंग की कि पॉलिसी जो रेपो रेट्स हैं वो अनचेंज रखे जाएं, यानी कि 6.5% पर ही बरकरार रखे जाएं। दिस इज एट ऑड्स विद the actions taken by US and European central banks। बोल रहे हैं ये बिल्कुल भी जो एक्शन यूएस और यूरोपियन सेंट्रल बैंक्स ने लिए हैं उससे बिल्कुल भी मेल नहीं खाता। द एमपीसीज डिसीजन ड्रिवन बाय इकोनॉमिक डैश एंड the MPC's decision driven by economic dash and the need to assess the impact of actions taken so far। यानी कि MPC का जो डिसीजन है वो इकोनॉमिक डैश से ड्रिवन है, यानी कि उसके बेसिस पर होगा, और दूसरा होगा एंड द नीड टू एक्सेस द इम्पैक्ट ऑफ एक्शंस टेकन सो फार। यानी कि जो भी अभी तक एक्शंस लिए गए उसका क्या प्रभाव पड़ेगा ये देखने वाली बात होगी। डज नॉट नेसेसरली इम्प्लाई एन एंड टू एंड एक्टिव हाइक साइकिल। चलिए तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट में बात की जा रही है कि जो अनसर्टेनिटी है पॉलिसी में वो 2 वजहों से आई है। तो स्टीम्ड
डैश ऑन फॉर फ्रॉम इन, तो अनसर्टेनिटी आई है, राइट क्या हुआ है, तो फ्रॉम टू फैक्टर्स इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। दूसरा है फ्रॉम टू फैक्टर्स, वन ग्रोइंग डैश विद इन द कमिटी ऑन द इशू ऑफ रेजिंग इंटरेस्ट। अब दोनों कमिटी के बीच में क्या होगा, इंगेजमेंट। इंगेजमेंट का मतलब होता है कि बातचीत या फिर अच्छे संबंध होना, ठीक है। दूसरा है डिसेंट, डिसेंट का मतलब होता है डिसएग्रीमेंट, ऑपोजिशन। एफ्रंट का मतलब भी होता है इंसल्ट करना, और स्टिंट का मतलब होता है कुछ पर्टिकुलर फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए, राइट। तो यहाँ पे बात किसकी आ रही है, ग्रोइंग डिसेंट, जो मतभेद है, डिस्प्यूट है, डिसएग्रीमेंट है, उसकी वजह से ये चीज हुई है। ऑप्शन बी डिसेंट इज करेक्ट। Against this backdrop, on Thursday, the MPC dash voted dash to keep the policy repo rate unchanged. और इसी सब के बीच में क्या हुआ कि MPC ने डिसाइड करा, वोट करके ये डिसाइड करा कि जो पॉलिसी रेपो रेट है वो अनचेंज रहेंगे, यानी कि 6.5% पर ही रहेंगे। और ये क्या हुआ है, वोटेड डैश, जुडिशली उनने वोट करा, यानी कि कोर्ट्स को बीच में लेके उनने ये चीज़ डिसाइड करी है, जो कि गलत है। एलिजिडली यानी कि कथित तौर पे, समरली मतलब कि जो इसका संक्षिप्त या फिर रूप होएगा उसके तौर पे, या यूनानिमसली का मतलब होता है, सो यहाँ पे यूनानिमसली ऑप्शन डी इज करेक्ट। द MPC's decision driven by economic dash and the need to assess the impact of actions taken so far। क्या है, MPC का जो फैसला है जो कि इकोनॉमिक डैश की वजह से प्रभावित हुआ है, जिसमें क्या कहा गया कि इम्पैक्ट, जो भी अभी तक एक्शंस लिए गए हैं उनका इम्पैक्ट जांचा जाए कि क्या प्रभाव हुआ है। डज नॉट नेसेसरली इम्प्लाई एन एंड टू द रेट हाइक साइकिल, और इसका ज़रूरी नहीं है ये मतलब निकाला जाए कि रेट हाइक साइकिल अब ख़त्म हो गया, अब और रेट्स नहीं बढ़ाए जाएंगे, ठीक है। तो पहला है वेनालिटी का मतलब होता है करप्शन। इकोनॉमिक करप्शन की तो बात नहीं की जा रही, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज की बात जरूर की जा रही है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। दैट्स ऑल आज के सेशन में। इस सेशन की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। सेम आप ऐप हमारी डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, जिसका लिंक और PDF टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।